बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, मीडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो सियासी जमातें अक्सर नाला नज़र आती हैं और मीडिया उन्हें ये कहता नज़र आता है कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जहां ये बात एक हकीकत है कि तमाम ही सियासी जमातें जब हुकूमत में आती हैं तो उन्हें मीडिया बुरा लगने लगता है। उसकी वजह यही है कि वो उनकी गलतियों की निशानदही करता है, उनकी कमज़ोरियां दिखाता है, उन पर तनकीद करता है और यही वजह है कि ये मीडिया इन्हें एक आंख नहीं भाता, इनकी आज़ादी इन्हें बुरी लगने लगती है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि मीडिया भी कहीं ना कहीं अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ करता नज़र आ रहा है। मीडिया अगर मीडिया है तो उसे सहाफ़त ही करनी चाहिए, उसमें सियासत का अंसर नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स और अखबारात हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के खिलाफ बाकायदा एक पोजीशन ले रखी है और ऐसा दिखाई देता है कि वो एक सियासी मुखालिफ की तरह उनके सामने डट कर खड़े हो गए हैं। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब बहुत हद तक बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हों या अखबारात, उनकी लाइंस बड़ी क्लियर हैं और देखने वाला पल भर में ये जान लेता है कि ये न्यूज़ चैनल किस सियासी जमात के साथ खड़ा है और किसके खिलाफ खड़ा है। और इसी तरह से दूसरी जानिब भी हम यही देखते हैं कि सियासी जमातों ने भी मीडिया चैनल्स के खिलाफ बाकायदा महाज संभाल लिए हैं। सोशल मीडिया पर इन चैनल्स को मेलाइन किया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है, ट्रेंड्स चल रहे हैं और सूरत हाल अब यूँ दिखाई दे रही है कि बहुत बढ़ती हुई दो एक्सट्रीम पोजिशंस पर चली गई है। नाज़रीन, ये ट्रेंड दोनों हवालों से ही कोई बहुत मुनासिब या मुस्बत नहीं है क्योंकि ये माशरे में बिगाड़ का तस्वुर देते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि दोनों ही अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है? कौन है जो इस बात का तयन करेगा कि सहाफ़त कहाँ तक करनी है और सियासत कहाँ तक करनी है? कहाँ पर तनकीद को बाकायदा एक जंग में तब्दील नहीं करना? आज सबसे पहले हम व्यू पॉइंट में इसी हवाले से बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात इस हवाले से भी होगी कि जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो आजकल एंटरटेनमेंट की मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक ड्रामा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पूरी कौम इसके सहर में मुब्तला होती चली जा रही है। जी हाँ, अर्तुगरुल गाजी के हवाले से आज ख़ास तौर पर बात होगी कि ये ड्रामा मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है तो आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन वहीं पर इस पर कुछ ना कुछ तनकीद भी हो रही है। इस तनकीद की वजह क्या है और ये तनकीद कितनी जायज़ है, इसका भी जायज़ा लेंगे। और आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे कि कोरोना के हवाले से जो भी लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें क्या होने जा रहा है और क्या हुकूमत के स्टेप्स काफ़ी हैं या मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है। तो आज भी बहुत कुछ है जनाब हमारे प्रोग्राम में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि आज हम मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये टॉपिक हमने इसलिए भी चुना है कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बाकायदा एक ट्रेंड भी चल रहा है, एक न्यूज़ चैनल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के अगेंस्ट। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा एक लफ्ज़ी जंग बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ आते हुए पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं सर, कौन आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है, कौन अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है? मेरा कहने का मतलब है, आपको लग रहा है कि मीडिया चैनल कुछ ज़्यादा बढ़कर एक सियासी मुखालिफ बन चुके हैं या आपको लग रहा है कि सियासी जमातें अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया को कसूरवार ठहराती हैं? गुड क्वेश्चन। देखिए, मीडिया क्या है पाकिस्तान में? मीडिया इन इफेक्ट पाकिस्तान में आज 10 चैनल्स हैं, 5 उर्दू के अखबार हैं और 2 अंग्रेजी के अखबार हैं। सर्कुलेशन उर्दू का कोई 5 लाख है, उर्दू का और अंग्रेजी का कोई 1 लाख है। क्या अफसोस की बात है, 7वां बड़ा मुल्क दुनिया में और ये है हालत मीडिया की। और फिर भी हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं कि मीडिया इर्रिस्पॉन्सिबल है, मीडिया ये है, मीडिया वो है। मैं आपको बताता हूं किसका कसूर है मेरे ख्याल में। पहले तो हम अपने पॉलिटिशियंस के बारे में थोड़ा सोचिए। देखिए, मीडिया को किधर से पैसे आते हैं? एडवर्टिजमेंट्स में, मीडिया के मालिकान को एडवर्टिजमेंट्स में, और उनको जब वो एडवर्टिजमेंट्स आते हैं वो लोगों को तनख्वाह देते हैं। अब आप सोचिए, 455 अरब रुपया एक आदमी बकौल नैब जो मेमन है वो लेके बैठा हुआ है और उसकी पॉलिटिकल पार्टी उसको ओहदे पे ओहदे दे रही है, प्रमोशन पे प्रमोशन और तारीफ पे तारीफ। और इतने लोगों का तनख्वाह वो हरम कर, ये माने इतने लोगों की रोजी समझे वो खा गया है। दूसरी बात, आपने देखा है क्या हो रहा है आजकल कैबिनेट मीटिंग्स में? शुगर पे बात हो तो 2 लोग चले जाते हैं कैबिनेट मीटिंग से, उठ के कहते हैं कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम नहीं होंगे। वीट पे बात करें, वो माने वीट की गवर्नर की बात करें तो 2 और निकाल के उधर से चले जाते हैं।
आप इसके बारे में बात करें, गैस के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे 2 और उठ के चले जाएंगे। जब आप कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे तो शायद 2-4 और जो उधर बैठे हुए हैं कैबिनेट में बड़े लोग हैं उठ के चले जाएंगे। तो दिस इज कमेंट्री। मीडिया इन चीजों पे कमेंट करता है। मैं तो समझता हूं इतने लोग अगर शुगर हो, व्हीट हो, गैस है और कंस्ट्रक्शन कैबिनेट पे हो तो मेरे ख्याल में इमरान खान उधर अकेला बैठा होगा। और जब उधर अकेला बैठा होगा, एक और मीडिया का सवाल यह है कि 350 कनाल का जो आपका घर है प्राइम मिनिस्टर साहब, वो आपका तनख्वाह 1,90,000, उसका किचन कैसा चलता है? वो भी एक सवाल है जो लोग उनको पूछना चाहते हैं। देखिए बात सीधी सादी ये है, एफिशिएंसी देखिए, माफ करिए थोड़ा सा और एफिशिएंसी देखें मीडिया का। 85 बिलियन रुपया जो 144 से 85 बिलियन रुपया एहसास के फॉर्म से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अब तक, बाकी क्यों नहीं हो रहा है? आप देख रहे हैं क्या हो रहा है नादरा के दफ्तरों के बाद? ऐसा लाइन लगा हुआ है, क्यों? एनआईसीज नहीं है। 15 साल में आप एनआईसीज नहीं बना सके कि आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करें। ये किसका कसूर है? ये या ब्यूरोक्रेसी का है या आपका है, पॉलिटिशियन का है। और मीडिया का हक है क्रिटिसाइज करने के लिए। अब आप मुझे बताएं, यू नो अब आप यकीन कर सकते हैं कि एक शॉपकीपर, एक मैजिस्ट्रेट को पुलिस ने कराची में 2 दिन पहले किडनैप किया। किडनैप माने कि अरेस्ट किया। क्यों? इसलिए कि वो एक शॉपकीपर को फाइन करने जा रहा था। अच्छा। सुन, आपने पढ़ा था ना, ये सुना था, फाइन करने जा रहा था फॉर रॉन्गली ओपनिंग अ शॉप। ये किसका कसूर है भाई? कमाल है। अच्छा, फाइनली मैं आपको कहता हूं, अगर ये पॉलिटिशियंस को इतनी तकलीफ है तो वेरी सिंपल, एक लॉ पास करें डेफेमेशन और लाइबल का, जैसे ब्रिटेन में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। उस लॉ में लिखा जाए कि 3 महीने के अंदर अंदर फैसला होता है, झूठ और सच सीधा आ जाएगा आपका। और अगर आप सच कह रहे हैं और गलत है तो आप उससे पैसे भी हासिल कर लें। और ये बजाय इसके कि ट्रेंड्स चलाए जाएं या मीडिया को बुरा भला कहा जाए, उससे बेहतर ये है कि एक तो अपनी परफॉर्मेंस ठीक की जाए, और दूसरी चीज ये कि अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई नाजायज आपकी इज्जत उछाल रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इमरान साहब, कुछ अपनी खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए ना। आपको नहीं लगता है कि मीडिया भी तो कहीं ना कहीं चादर से बाहर जाता है ना, अपने पांव फैलाता है कहीं ना कहीं? आप हमें भी ऐसा अपनी एहतसाब भी करना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत हैं। समीना, बात यह है कि पहले हम ये देख लें, खुद एहतसाबी तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ज़रूर करनी चाहिए, हम करेंगे भी। लेकिन पहले ये देख लें, ये समझ लें कि मीडिया की और हुकूमत की, मीडिया की और सियासतदानों की, मीडिया की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई अभी शुरू हुई है या पुरानी है? ये शुरू से है। तो है। अगर आप देखें अयूब खान के दौर में देखें तो क्या थी सूरत हाल, उसके बाद आप देख लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नाम नेहाद जमहूरियत थी, लेकिन फिर भी वहां देख लें मीडिया के साथ क्या हो रहा था। उसके बाद आप ज़ियाउल हक का दौर देख लें, वहां आपको एक नई स्टोरी नजर आएगी। तो और भी ज़्यादा स्टोरियां। उसके बाद आप देखें कि फिर जब परवेज मुशर्रफ का दौर आया तो उसमें आपने देखा क्या हुआ। उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में तो जंग के साथ ये हुआ कि जंग अखबार एक सफ़े पे आ गया। यानी आप बेनज़ीर का दौर देख लें, किसी का दौर देख लें, और अब आमरीत का दौर हो, जमहूरियत हो या तब्दीली हुकूमत हो, किसी ने मीडिया को माफ नहीं किया, किसी ने भी। अब आ जाते हैं अपनी खुद एहतसाबी की तरफ, जो मीडिया ने किसको माफ किया? मैं बताता हूँ भाई, मीडिया क्यों माफ करे? बिल्कुल ठीक है। मीडिया का काम क्या है? मीडिया तो है ही यहाँ निशानदेही के लिए, मीडिया तो है ही आईना, मीडिया तो है ही अक्कास। आपने जो करना है मीडिया ने वो सामने लाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मीडिया सामने लाता है तो आपको बुरा लगता है। अब आप देखें कि जो नंबर 1 चैनल है पाकिस्तान का, वफाकी हुकूमत समझती है कि वो झूठ बोलता है, वो झूठा चैनल है और वो दुश्मनों से मिला हुआ। जो नंबर 2 चैनल है, सिंध हुकूमत कहती है कि जनाब ये झूठ बोलता है, ये दुश्मनों से मिला हुआ है, ये पीटीआई का तर्जुमान बना हुआ है। अच्छा अल्लाह के बंदो, पहले और दूसरे जो टॉप के चैनल्स हैं, जब आप उनके बारे में ये कहेंगे, फिर वो सुने, अब फिर वो दोनों चैनल क्या कह रहे हैं? वो एक दूसरे को झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं। वो कहते हैं नहीं 1 नंबर जो है वो गलत है, वो तो है ही नहीं 1 नंबर। दूसरे वो कहते हैं नहीं जी वो जो है ना वो साशी हैं, वो उनके पीछे सपोर्ट है और वो उसके लिए ये मुहिमबाजी कर रहे हैं। जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर यही अंजाम होगा, यही चीज़ें निकलेंगी आपके पास। जब मैं फिर आ जाऊंगा उस बात पे, जब मौलाना तारिक जमील साहब ये कहते हैं
कि आप झूठ बोलते हैं तो हम सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम जब आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं, झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं, उस वक्त हमें बुरा नहीं लगता। हम सच सुनना ही नहीं चाहते, हम सच बर्दाश्त ही नहीं करते। असल ये मामला ही बर्दाश्त और ज़र्फ का है। मीडिया अगर किसी के बारे में कोई बात करता है तो आप, सीधी सी बात है, अगर आप समझते हैं कि वो झूठ है, आप या तो उसे साबित कर दें। आप इस पे इस तरह से ना करें कि साबित आप कुछ कर नहीं सकते। और फिर सोशल मीडिया ने तो वो काम कर दिया है कि खुदा की पनाह, सच और झूठ की खुदा की पनाह, खुदा की मुश्किल हो गया है। वहां पे वो ट्रेंड पे वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो इस कौमी मीडिया पे बैठ के मैं वो अल्फाज अदा ही नहीं कर सकता। गालियां, नंगी गंदी गालियां, माँ बहनों की गालियां, रिश्वत का बाजार, लिफाफाइज्म, पता नहीं क्या क्या उसमें करते हैं। आप आज एक की बात कर दें, किसी की छाई कर दें तो दूसरे कहेंगे लिफाफा मिल गया, तीसरे की बात कर दें तो वो कहेंगे अच्छा आप उनके साथ लेकिन मिल गए। मैं आप दोनों ठीक है मीडिया के लिए सही बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमें ये भी तो देखना होगा ना कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी तो हैं जो बाकायदा सियासत कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। मतलब आप सहाफ़ी हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, एक ऑब्जेक्टिव और एक मुस्बत तनकीद होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि आप किसी एक शख्स या किसी एक हुकूमत के खिलाफ एक बाकायदा महाज सियासी गर्म कर ले, उसकी कोई अच्छाई नहीं बयान करेंगे, सिर्फ बुराइयां ही हैं। और अगर कोई अच्छा है तो उसकी सिर्फ अच्छाइयां ही हैं, उसमें कोई दुनिया की बुराई नहीं हो सकती। ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना हिलाली साहब, सहाफियों को भी तो क्लीन चिट नहीं दी जा सकती मुकम्मल। भाई सीधी सादी बात है, मैंने आपको पहले से कह दिया है, कानून बनाएं, लॉ ऑफ डेफेमेशन एंड लाइबल, उसमें कहें कि आप कोर्ट जा सकते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर फैसला होगा, और ठीक ठाक फाइन रखें। ये लोग जो हमें कहते हैं कि हम लोगों ने लिफाफा लिया है, इनको फिर सबूत देना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि लिफाफा क्या है। भाई मेरा इंटेग्रिटी पे आप अटैक कर रहे हैं, आप रोज लिख के कमेंट करते हैं कि लिफाफा लिफाफा। ठीक है, ऐसा कानून होता तो हम जाते कोर्ट, इतने आपसे लिफाफे निकलते फाइन्स में कि आप लिफाफे भूल जाते। तो कहने की अच्छा, मगर सबसे ज्यादा फायदा कौन निकालता है, मैं आपको बताता हूं। एक इदारा है, वो रेटिंग एजेंसी जो होती है ना, उनका तो ईद आ गई, वो तो हर जगह जाते हैं, हर वक्त उधर जाके कुछ भी कर सकते हैं। ओहो हो, इसकी कहानी आधा तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था और बाकी कहानी आनी है। सही कह रहे हैं। और इमरान साहब, या अब इस पे भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे फिर वो सवाल करूंगी। कुछ सीनियर सहाफ़ी ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मतलब हम खुद उन्हें आइडियलाइज करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा उसको सहाफ़त को अपना एक्सपीरियंस हमने गेन किया, अब अफसोस होता है कि आप मैं समझ गया हूँ आपका सवाल, मैं समझ गया हूँ। बात ये है कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हो सकता है कि बतौर सहाफ़ी के मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो हो जो किसी एक सियासी जमात का भी हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका स्पोक्समैन बन जाऊँ। हम पे बतौर सहाफ़ी एक ऐसी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि जब मैं व्यू पॉइंट से बाहर हूं तो इमरान याकूब खान हूं, उस वक्त मेरी जाती एक राय है अलग से, लेकिन जब मैं यहाँ व्यू पॉइंट पे बैठा हूं और एक बतौर सहाफ़ी के, बतौर तज़ियाकार के अपनी राय दे रहा हूं, तो फिर मुझे ये ख्याल भी रखना चाहिए कि मैंने बिल्कुल गैर जानिबदार होकर कोई बात करनी है। इसी तरह से जितने भी बड़े नाम हैं, जितने भी लोग टीवी पे अखबारात पे कालम लिखते हैं, टीवी पे प्रोग्राम्स करते हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो भी उस हद तक ना चले जाएं कि बिल्कुल एक जाती बुग़्ज़ नजर नहीं आना चाहिए। जाती बुग़्ज़ में पहले आपसे जो पिछले सवाल के जवाब में बात की है कि बर्दाश्त और ज़र्फ़, ये दो एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे माशरे में बिल्कुल कम होती जा रही हैं। अगर आप बुग़्ज़ दिल में रखेंगे, कीना परवरी रखेंगे, तो फिर आप कभी भी मेरिट पे बात कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने अंदर ईमान की जो एक शम्मा है ना, उसको रोशन रखें। जब किसी भी इंसान के, किसी भी मुसलमान के दिल में ईमान होगा तो फिर वो उस तरह की बेईमानी कर ही नहीं सकेगा। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, इसी पॉइंट पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं, और ये हमारे दोनों ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स की राय ये है कि सहाफ़ी को एक सहाफ़त ही करनी चाहिए, उसे सियासत नहीं करनी चाहिए। दूसरी जानिब सियासी जमातों को भी चाहिए वो अपनी परफॉर्मेंस से तनकीद का जवाब दें, ना कि ट्रेंड्स चलवा कर तनकीद का जवाब दें। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि जो भी सियासी जमातें गवर्नमेंट में होने चाहिए कि ऐसे लॉज बनाएं और उन लॉज को जो पहले से मौजूद हैं स्ट्रेंथन करें, कि ताकि किसी की भी पगड़ी बिला वजह ना उछाली जा सके, और जो कोई ऐसा करे उसको कार्रवाई भी भुगतना पड़े। इसी पॉइंट पे जनाब एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर अर्तुगरुल गाजी इतना मशहूर और मारूफ ड्रामा क्यों बन गया है और इसके पीछे कहानी क्या है। एक ब्रेक के अर्तुगरुल गाजी नाज़रीन आजकल बड़ा हिट ड्रामा है और दुनिया भर में मकबूल होता जा रहा है,
और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इसका क्रेज़ अपने उरूज पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान टेलीविज़न से बाकायदा इस ड्रामे को उर्दू डबिंग के साथ नशर भी किया जा रहा है। और अगर इस ड्रामे के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको तारुफ दे दूं, वैसे तो आप सब चूँकि अक्सर लोग आप में से देख ही रहे होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो तुर्क तारीख़ है उससे मुंसलिक है, उस पर मबनी है। और जो अर्तुगरुल गाजी इसमें जो कैरेक्टर है, हीरो हैं, जो मेन किरदार, मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, वो बेसिकली जो सल्तनत उस्मानिया है उसमें जो अव्वल इनके थे बानी उस्मान, उनके ये वालिद साहब हैं। और सल्तनत उस्मानिया की अगर हम बात करें तो 14वीं सदी से 20वीं सदी तक इन लोगों ने यहाँ पर हुकूमत की, जिसमें तकरीबन 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे हैं। और अगर देखा जाए तो ये किसी मौजे से कम नहीं लगता कि इतनी लंबी दौर हुकूमत चला हो। अब बुनियादी तौर पर तो ये तुर्क तारीख़ है, लेकिन हम इसको अगर ये देखें कि ये इस्लामी कल्चर को जिस तरह से इसमें प्रमोट किया गया है, जिस तरह से उसकी एक डोमिनेंस दिखाई गई है, वो चीज़ लोगों में बड़ी हमें लग रहा है कि अपील कर रही है लोगों को। इसके साथ साथ ओवरऑल जिसका एक एटमॉस्फेयर है, जो ड्रामेटाइजेशन है, उसने भी लोगों को बिल्कुल अपने शहर में जकड़ लिया है। लेकिन इसकी मकबूलियत की और क्या वजूहात हैं, और कहीं ना कहीं इस पर कुछ तनकीद भी हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इससे कहीं ना कहीं हम अपने हीरोज़ को शायद पसे पुश्त कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये तनकीद कितनी जायज़ है, इसके हवाले से भी बात करनी ज़रूरी है। इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि तारीख़ किसी भी कौम का असासा और फ़ख्र होती है। और जो आपने ये बात की ना कि ये बुनियादी तौर पे तुर्क तारीख़ है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि आप ये देखें कि जो सल्तनत उस्मानिया है वो उसको पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो ये समझते हैं कि वो किसी हद तक मुसलमानों की तारीख़ है, और वो मुसलमानों के समझे जाते थे इस तरह से कि क्योंकि हरमैन शरीफैन, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, वो सब इस्लामी लिहाज से हम लिंक कर सकते हैं, तो वो इसलिए अब जो है ना सल्तनत उस्मानिया, उसकी अगर आप बात करें तो उसने कई 100 साल तक मगरबी दुनिया पे अपनी दहशत फैलाई रखी, और मगरबी दुनिया उनसे बहुत जो है ना उनके जाहो जलाल से भी डरती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने जो बात ये की कि हमारे पास है क्या, हम क्यों ये दिखा रहे हैं, तो हमारे पास बात ये है कि इसलिए हम दिखा रहे हैं कि हमें अपनी तारीख का पता चले, हमें अपने हीरोज़ का पता चले। ये मैं तो समझता हूँ इमरान खान ने ये अच्छा काम किया PTV पे ये दिखा के, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम को समझे कि हमारे यहाँ दिखाने को है क्या। आपके पास जो ड्रामे मकामी चल रहे हैं वो क्या है, सास बहू का झगड़ा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इस तरह की बातें, कोई म्यारी मौजू है ही नहीं आपके पास। आप अगर माजी में चले जाएं तो PTV में भी कुछ ड्रामे नसीम इजाजी साहब के लिखे हुए, कुछ और राइटरों के लिखे हुए ऐसे तारीखी ड्रामे भी बनते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे म्यारी ड्रामे बनने ख़त्म हो गए हैं। जब आप अपनी म्यारी चीज़ें नहीं बनाएंगे मकामी सतह पे, तो फिर आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें लानी पड़ेंगी और इम्पोर्टेंट हीरोज़ पे ही बात करना पड़ेगी। हालांकि ये मुकाम जो ये खित्ता है यहाँ खुद अपने मुकामी हीरोज़ बहुत हैं, उस हवाले से भी बड़ा काम हो सकता है और होना चाहिए, लेकिन हम तो अपने हीरोज़ को ही मुतनाज़ कर देते हैं। अब बात यही, खराबी यहीं से पैदा होती है ना। अर्तुगरुल जो है ड्रामा, इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने इस्लामी एक जो थी सारी जाहो जलाल और वो सारी चीज़ें वो सारी दिखाई, उसमें बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। लोग उसको देखकर मकसूर कुन वो चीज़ें वो शहर में आते हैं, लोग इसलिए उसको पसंद कर रहे हैं। उसमें आप देखें ना कि ये पूरी दुनिया में इसने कितना किया कि हत्ता कि मिस्र को और कुछ मिडल ईस्ट के ममालिक को इस ड्रामे को बैन करना पड़ा। वो उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा का एक जरिया है, इससे के जरिए से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसी तरह मैं नाम नहीं लूंगा कि मगरबी वेबसाइट है उर्दू की, वो इस पर बेहद तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो अपनी चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आती, अपनी चीज़ों के नकाइस नज़र नहीं आते। उन्होंने कभी भी मगरब की तरफ से जो पूरी दुनिया में जुल्म किए गए उस पे तो कभी नहीं लिखा। बिल्कुल सही। तो जब मगरिब की डोमिनेंस की बात होती है तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई इस्लामिक कल्चर की डोमिनेंस की बात होती है तो उस पर सबको एतराज़ शुरू हो जाता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि उसके खिलाफ कोई महाज भी खड़ा हो जाता है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है सर, ये दूसरे ममालिक के ड्रामे अपने मुल्क में दिखाने में कोई आर है आपके ख्याल से, इसमें कोई प्रॉब्लम है? और अगर इस्लामिक कल्चर है वो तो हम सबका, या इस्लामिक हिस्ट्री है वो तो हम सब फिर शेयर करें ना, इस तरह से तो हम लिंक्ड हैं एक तरह से। देखिए, मैंने इसको तो कभी देखा नहीं है, मगर मेरी वाइफ जो ख़ुद एक पाकिस्तान में एक TV एक्ट्रेस हैं, वो कहती हैं कि इसका स्टोरी जो है ये बड़ा अच्छा है और इसके सेट्स जो हैं ये बड़े अच्छे हैं, और जब से ये उर्दू में उन्होंने डब किया है मेरे ख्याल में इंटरेस्ट पिकअप हो गया है। अब इस्लाम और ये वो की बातें सही है,
टर्क ऑटोमन एम्पायर जो था वो मुसलमानों के, उनके सरबराह मुसलमान थे, मगर जो उन्होंने मुसलमानों के साथ किया वो तो उन्होंने काफिरों के साथ नहीं किया ना। जिस किस्म की क्रूल्टीज़ उन्होंने मुसलमान मुल्कों में प्रैक्टिस की, ख़ास तौर अरब के ख़िलाफ़, मिसाल के तौर पे, तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि हमारे वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए 700 साल बड़े सग़ीर में मुसलमान का रूल था। अगर आप वाकई आप अगर हिम्मत करें तो कितने हीरोज़ निकल आते हैं। मिसाल के तौर पे टीपू सुल्तान लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ उसका बाप हैदर अली जो था वो तो बग़ैर, ही वॉज नेवर डिफीटेड, वो कभी शिकस्त नहीं खाया गोरों से भी। तो वो एक कहानी है कैसा उसने किया, कॉस्ट्यूम्स और स्टोरीज। और अगर आप विश्वसदा पताम जाएं साउथ इंडिया में, जिधर टीपू सुल्तान के फोर्ट था और जिधर से वो उसने लड़ा फाइनल बैटल, आप देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त सीनरी भी हो सकता है। तो हाँ, अगर एक यंग नेशन, मेरे ख्याल में हमें कोशिश करना चाहिए कि मुस्लिम कल्चर बड़े सग़ीर में जो है उसको प्रोजेक्ट करें, बड़े अच्छे सेट्स बनाएं, ग्रिपिंग डायलॉग करें। और क्यों नहीं कि हमें ये सब कर सकते हैं, मगर शायद हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है या इमेजिनेशन नहीं है। तुर्क जो हैं इस लिहाज से वो हमारे से आगे हैं। हिलाली साहब, रिसोर्सेज और इमेजिनेशन, और टीपू सुल्तान पे तो बन भी चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम पे भी ड्रामा बन चुका है। मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि इमेजिनेशन की या रिसोर्सेज की बात नहीं है। हमारे साथ तो सबसे ज्यादा जुल्म ये किया गया है कि आप मुतालिया पाकिस्तान की बुक देख लें, वो ऐसे शुरू ऐसे होता है कि जैसे 1947 से पहले हमारी कोई तारीख ही नहीं थी, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं थी, हमारा कोई हीरो नहीं था। आप ये देखें कि अगर आप छोड़ दें, अगर इन अपनी उस पर जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि जितने मुसलमान हुक्मरान थे वो अयाश थे, वो शराबी थे, वो पता नहीं क्या थे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये मुगल एम्पायर जो थी उस वक्त आपका जीडीपी कितना था, उस वक्त हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर रहा था, इस एरिया ने उस वक्त कितनी ग्रोथ थी यहाँ पे। हम पॉजिटिव चीजें पता नहीं क्यों हम जानबूझ के शायद सिलेबस का हिस्सा ही नहीं की गई। और मैं इसमें ऐड कर दूं, इमरान साहब, जो आप बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा जो मैंने वर्जन देखा है मीडिया से वाबस्ता लोगों का, उनका ये ख्याल है कि जी पब्लिक देखती नहीं है, कोई हम ऐसी हट के डिफरेंट स्टोरी ले आएँ, पब्लिक नहीं देखती। पब्लिक का इंटरेस्ट वही सास बहू, वही रोमांटिक ट्रायंगल स्टोरीज जिस तरह के आप अभी जिक्र कर रहे थे। लेकिन अगर ये ड्रामा हिट हो सकता है तो ये तो उस तमाम थेरी को उड़ा के रख देती है ना बात। ये जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट लेके आएंगे, कुछ हट के दिखाएंगे तो पब्लिक देखेगी ना, आप बनाएंगे ही नहीं तो पब्लिक कैसे देखेगी। सुमीना, अब यही बात है। आप देखें कि हालांकि ये डब करके दिखाया जा रहा है, डब में कभी भी वो खूबसूरती नहीं होती जो ओरिजिनल लैंग्वेज में होती है। उसके बावजूद लोगों पर इसका सहर तारी है। मेरे बहुत से जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो कहते हैं, बल्कि एक जर्नलिस्ट साथी ने तो ये ट्वीट भी किया है कि वो रात को सारी रात ये ड्रामा देखता रहता है। लोग इतने इसके सहर में मुब्तला हैं कि एक दूसरे से, आजकल तो टॉपिक ही ये है, ज़रा बहस यही बात है कि तुमने कितनी किस्सें देख ली, तुमने क्या कर लिया उसमें, ये देखा ये देखा। अब एक आम आदमी इसके साथ इतना जुड़ गया है कि हर घर में ये देखा जा रहा है। जब आप अच्छी चीज बनाएंगे और उसमें वाकई साथ हिस्ट्री को भी मिलाएंगे तो फिर लोग पसंद करते हैं, लोग उसको देखते हैं। और मैं समझता हूं कि ये अच्छा काम इन्होंने किया है कि यहाँ पाकिस्तान में ये दिखाया। और ये असल में अगर आप देखें ना, तो जब मेरा सुल्तान आया था, इस तरह के जब ड्रामे आए थे, कोई ऐसा ड्रामा बता दें जो इस तरह से मकबूलियत के नए रिकॉर्ड जिसने कायम ना किए हों। हम बना और उस वक्त भी ये फियर था कि जी पता नहीं अब हमने अपनी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है बाहर से ड्रामे लाके, लेकिन हमारी इंडस्ट्री भी साथ चलती रही, वो ड्रामे भी आए। समीना, ये ऐसे ही है कि नाच ना जाने आंगन टेरा, कि हम कोई सही काम, खुद अच्छा काम करना नहीं चाहते, हम दूसरों पे तनकीद शुरू कर। बिल्कुल सही और अच्छी चीज है। इसीलिए इसके डायरेक्टर का कहना है कि जी 500 अरब से ज्यादा इसके व्यूज हो चुके हैं पूरी दुनिया में। हिलाली साहब, मेरा आपसे एक और सवाल होगा, इस पर अक्सर ये भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि इसमें किसी हद तक एक्सट्रीमिज्म है और इस वजह से उन्हें लगता है कि ये गलत है इसको ड्रामे को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, क्योंकि जी इसमें तो कोई शिद्दत पसंद एलिमेंट नज़र आते हैं जी, उसमें हमारी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसमें भी हमें नज़र आता है कि जी पता नहीं हमको बड़े कोई शिद्दत पसंद शुरू से बड़े एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं। आप इससे एग्री करेंगे सर कि ड्रामे से इस तरीके से कोई चीज़ इमेज बिल्ड हो रहा है? ये लोग हर वक्त कुछ ना कुछ मीन मैक निकालते रहते हैं। सीधी सादी बात है, एडवेंचर है, रफ हिस्टोरिकल मिथ, रफली हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे चल रहे हैं। और देखिए दहशतगर्द क्या, आई मीन वो एक्सट्रीमिज्म बैटल्स में आप क्या समझते हैं क्या होता है, और जब जंगे होते हैं तो आप क्या समझते हैं किस किस्म के अपील्स होते हैं, रिलीजन को, नेचर को, ये वो।
मेरा अपना ख्याल ये है कि एग्जैजुरेटेड, इट्स अ गुड स्टोरी, इट्स अ गुड स्टोरी। और हाँ, अगर इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए अच्छा ना हो, या इट ग्लोरिफाइज वायलेंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, देन आई थिंक ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस से ये करना पड़ता है कि हिस्ट्री इज वन ब्लडी बैटल आफ्टर अनदर। ये होता रहता है। और जंगे में आप क्या समझते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता? नहीं, मेरे ख्याल में इट्स अ गुड स्टोरी, इट्स अ ग्रिपिंग स्टोरी, अच्छी बात है। लेकिन इमरान साहब, बच्चों के हवाले से तो लोग कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है, हमारी नई नस्ल को तो अपनी जो हिस्ट्री है उससे रूशनास कराने का तो ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि हम ड्रामों के ज़रिए उन्हें बताएं कि हम क्या थे, क्या ग्लोरी थी हमारी। बात ये है कि अपनी हिस्ट्री से रूशनास कराने के लिए ना हमें मुकामी अपने लोकल हीरोज़ को लाना चाहिए। हमारे पास ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, अपने बड़े हीरो हैं, हमें उन पर चीज़ें बनानी चाहिए। दूसरी बात ये, जो अभी हिलाली साहब एग्जैजरेशन की बात कर रहे थे, तो मुझे दुनिया की, आप वेस्ट की, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, किसी की मिसाल दें कि जब कोई फिल्म बनाई गई और कोई ड्रामा बनाया गया तो उसमें एग्जैजरेट ना किया गया। ये ऐसे ही हो उसमें तो क्या से क्या वो उनकी वो असल में उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें आप अगर वो नहीं करेंगे तो लोग उसको फैसिनेट कैसे होंगे। ये उनको करना उनके लिए ज़रूरी होता है। और फिर ये ड्रामा जो है ना, ये आप ये देखें कि उन्होंने मुख्तलिफ हिस्से जोड़ के तो उसके बाद एक स्टोरी पूरी बिल्ड की है। तो व्यूअर को रखने के लिए इंटैक्ट ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ती हैं। तो आपके ख्याल से ऐसा होना चाहिए? मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे जरूर बनने चाहिए और ये इस इंडस्ट्री को प्रमोट होना चाहिए, जिससे हमें अपनी एक्चुअल हिस्ट्री का भी पता चले। बिल्कुल ठीक है। और इससे ना सिर्फ ये कि एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा हमारी इंडस्ट्री में, बल्कि हमें नए नए और डिफरेंट आइडियाज़ पर काम करते हुए लोग नजर आएंगे, जिससे इस इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, न्यू जनरेशन को भी फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आप बेमकसद ड्रामों में पैसा भी ज़ाया करें और आप पर तनकीद होती रहे कि आप नई नस्ल को क्या सिखा रहे हैं। तो अपनी रिवायात से, अपने असलाफ से उन्हें रूशनास कराया जा सकता है इस मीडियम के जरिए भी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो थोड़ी सी बात कोरोना के हवाले से भी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना की सूरत हाल ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होती जा रही है। हर रोज़ हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब ज़ाहिर लॉकडाउन भी मरहलावार खुलने जा रहा है। तो इमरान साहब, इस सारी सिचुएशन में आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब हम खुदा न खास्ता एक ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो रहे हैं? देखिए, अल्लाह पाक की हिफाजत में रखे, ख़तरनाक फेज़ तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस पे हम रोज़ाना डिस्कस करते हैं। आज जो सबसे पहले मैं कोरोना के वाले से बात डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हमारी पंजाब पुलिस। अब पंजाब पुलिस क्या है, आप जितने भी स्मार्ट लॉकडाउन पे चले जाएं, आप ये कर दें कि इस पे ये सख्ती होनी चाहिए, SOPs बना दें, उस पर अमल दरामद किसने करवाना है? उस पर अमल दरामद करवाना है पुलिस ने। आपकी मैं उस्मान बुज़दार साहब से कहूँगा, वज़ीर आला पंजाब से, जो वसीम अकरम प्लस भी हैं, कि जनाब आपकी जितनी भी रिट है वो जो बची कुची है वो भी पुलिस की वजह से है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की वजह से है। अब पंजाब पुलिस के अगर आप फैक्ट एंड फिगर देखें तो हिलाली साहब, इन्होंने बजाय इसके कि डॉक्टरों की तरह, पैरामेडिकल स्टाफ की तरह इनको कोई इनिशिएटिव देते, उनके फंड्स में से भी 3 अरब रुपये काट लिए, कम कर दिए जो रूटीन में उनके फंड्स थे। उनको इस लड़ाई से, इस वबा से लड़ने के लिए एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं दिया। पंजाब पुलिस के अभी तक 6623 जो है एहलकार हैं, जो अफसर हैं, उनके टेस्ट हुए हैं, उनमें से 163 पॉजिटिव आ गए हैं। बाकी 4402 केसेज जो अभी पेंडिंग है, अवेटेड हैं। मुझे पंजाब पुलिस के काला अफसर आज बता रहे थे कि उनका ख्याल है कि पंजाब में कल तक उनकी तादाद, मुस्बत टेस्ट वाले एहलकारों की तादाद पैरामेडिकल स्टाफ से बढ़ जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा और उनकी बेचारों की कोई बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल लेकिन उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा, उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा, और वो ना इस पे कोई एहतजाज कर रहे हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई जलसा जुलूस किया है। इस पे जो IG पंजाब है, उन्होंने अपने फंड्स में से कुछ किसी हद तक मैनेज करके 8 करोड़ रुपए जो हैं वो 36 अजला में भिजवाएं DPOs को कि आप अपने जो एहलकार हैं उनका इलाज करवाएं कोरोना में। अगर कोई मुब्तला होता है या उनके लिए मास्क और ये चीज़ें, तो आप इनसे फिलहाल मैनेज करें। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि उनका भी ख्याल करें। अच्छा जी, ये मैं आपको हिलाली साहब कुछ दिखाना चाह रही हूँ। अतीक मीर साहब जो हैं, ताजिर हैं बड़े मशहूर, और उनका क्या है कहना जो ये लॉकडाउन खुलने जा रहा है उसके बारे में ज़रा सुन लीजिए। 2
2 माह की तवील आसाब शिकाबंदी के बाद कल से कराची और सिंध के तिजारती मराकज खुल रहे हैं। हम खरीदारों को भी खबरदार करते हैं कि अगर वो एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो हम उन्हें अपना माल नहीं बेचेंगे, हम उन्हें दुकानों में दाखिल नहीं होने देंगे। तो हम मुल्क के लिए और आवाम के लिए वो जान का रिस्क हम नहीं ले सकते। लाली साहब, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि कोई अगर हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के मुताबिक नहीं आ रहा तो उन्हें खरीदारी नहीं करने दी जाएगी, दुकान में एंटर ही नहीं होने दिया जाएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा। जब वो एक अच्छा घाक देखते हैं तो वो जो भी लिबास पहना हो, मास्क हो या ना हो, वो खींच के उसको ले आएंगे और जब देखेंगे कि ये खासा ख़रीदना चाहता है वो उसको हर तरीके से उसको इंडल्ज करेंगे। ये सब कहने की बातें हैं। देखिए, बात असल सीधी सादी ये है कि आपको ऐसे स्टेप से पहले एक रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। आपको सब जगह पोस्ट करके बता देना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेड, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, और साथ साथ ये कहना चाहिए कि पुलिस वाले जो भी हो, वार्डन्स, पुलिस वाले वार्डन्स को रिक्रूट करते हैं इस काम के लिए, बेहतर होता है। ये बेचारे पुलिस वालों को कुछ थोड़ा सा आराम करने का वक्त मिलता। ये वार्डन्स या पुलिस वाले हैं, ये उधर खड़े हुए हैं और उनके पावर्स हैं, आपको वो अरेस्ट कर सकते हैं। और साथ साथ वो दुकानदार जो गलत तरीके से जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और लोगों को शॉप करने दे रहा है, मसलन मास्क नहीं है, डिस्टेंसिंग नहीं है, उसको भी उनका हक होना चाहिए कि उसको रोकें, फाइन करें, बल्कि दुकान भी बंद करें। देखिए, अगर आप चाहते हैं ये सब करने के लिए आप कर सकते हैं, मगर ये हमें पता है कि ये कभी नहीं होगा। हमारा तो रिएक्शन ये है कि अगर आप 2 फीट किसी को देख के हटे तो वो समझता है पता नहीं क्या हो गया, वो 2-3 फीट आगे आता है। तो मेरे अपने ख्याल में ये इतना इल एडवाइज मूव है। हालांकि मुझे पता है लोग कह रहे हैं कि ये होना ही था। मैं समझता हूं कि इन दिस टाइम जब इन्फेक्शन पीक कर रहे हैं, खुदा करे कि हम लोगों का इस पे बुरा असर ना हो। देखते हैं कि जी क्या होता है, इतना अमल दरामद हो पाता है एसओपीज पर। इसी के साथ नाज़रीन, आपसे आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।